हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अपने डिस्कशन में पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी पर हमारा 12वां डिस्कशन वीडियो है। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, चूंकि नाइट्रेट्स मिट्टी में गहराई से प्रवेश नहीं कर सकते, वे केवल सतह के पानी को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट्रेट जो कि नाइट्रोजन का एक रूप है, जब कभी मिट्टी में घुल जाता है उसके बाद चाहे वो सतह का जल हो या फिर भूजल हो, दोनों को ही प्रदूषित करता है, इसलिए पहली जानकारी गलत है। दूसरा कथन कहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यह गलत जानकारी है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा कथन कहता है, नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये सही है, क्योंकि कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। क्योंकि आपको यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी थी, पहला और दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रेट होते हैं, एक बार मिट्टी में घुल जाने के बाद वो सतही जल साथ ही भूजल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नाइट्रोजन का एक रूप कार्य करता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। पीएम 2.5 जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसमें जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्तर होता है वो नाइट्रोजन के कण ही होते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये वाहनों के संचालन इत्यादि से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। जो उद्योग इत्यादि में बहुत सारे गैसों का उत्सर्जन होता है, उनके माध्यम से नाइट्रोजन का कण मिलने के बाद पीएम 2.5 निकलता है। ये सांस संबंधी बीमारी और हृदय संबंधी रोगों का मुख्य कारण होता है। जो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उत्सर्जन का कारण है वो कृषि संबंधी गतिविधि है, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि बिजली इत्यादि के उत्पादन संबंधी गतिविधियां, परिवहन, उद्योग, सीवेज या फिर जीवाश्म ईंधन को जलाने की कोई भी गतिविधि हो, उसके माध्यम से नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड अब ज़्यादा निकलने लगा है। और ये इतना ज़्यादा निकलने लगा है कि कृषि से जितना उत्सर्जन होता था, जिसे पर्यावरण सहन करने में सक्षम होती थी, लेकिन अब इन गैर कृषि गतिविधियों के माध्यम से गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, और आने वाले समय में शायद ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ओलिव रिडले कछुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। किसके बारे में? ओलिव रिडले टर्टल यानी कि कछुआ के बारे में। पहला कथन कहता है, ये प्रशांत और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ओलिव रिडले टर्टल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रशांत महासागर के अंदर हो या फिर हिंद महासागर का क्षेत्र हो। जो ओलिव रिडले टर्टल होते हैं वो गर्म पानी में रहना, तुलनात्मक रूप से जो गर्म पानी होती है वहां रहना पसंद करते हैं, इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। हालांकि ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में आर्कटिक इत्यादि में भी देखे जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन कहता है, वे शाकाहारी होते हैं। यही गलत है। ओलिव रिडले टर्टल शाकाहारी नहीं, मांसाहारी होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कथन कहता है कि ओडिशा तट दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक घोंसले के स्थल के रूप में है। ये सही है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब लगभग लाखों की संख्या में जो ओलिव रिडले टर्टल हैं वो अपने प्रजनन काल के लिए, अंडे देने के लिए ओडिशा के तट पर आते हैं और अरिबाडा नामक एक घोंसले का निर्माण करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो तीसरा कथन सही हो जाता है। आपको सही पूछा गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा कथन गलत है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये
उड़ीसा के तट पर आते हैं और आने के बाद ये अंडे देते हैं। ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं जो समुद्र में बहुत सारे ऐसे जेलीफिश या फिर घोंगे, झींगा, केकड़ा इत्यादि होता है उनसे अपना जीवन संचालित करते रहते हैं। मुख्य रूप से ये गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाने वाले जीव हैं। हालांकि ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक के क्षेत्रों में भी कभी कभी देखे जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, एक और जानकारी इससे संबंधित, इसे आप याद रखेंगे कि भारत के ओडिशा तट पर सबसे ज़्यादा ये घोंसला बनाते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर कोस्टा रिका है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि दूसरा कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ बनाते हैं, तो आप ध्यान रखें। तीसरा कथन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव फूल पौधों में परागन एजेंट है। परागन आप जानते हैं कि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नर जनन अंग से जो पराग के कण होते हैं वो मादा जनन अंग तक पहुंचती है, तो इस गतिविधि को परागन कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से यहाँ जो 4 जीवों के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा परागन की वजह बनते हैं। चमगादड़, मधुमक्खी, तितैया या फिर चींटियां। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही हैं जो परागन की वजह बनती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्लास 12 के बुक में अच्छी तरह से ये दिया हुआ है। परागन में 2 अंग जो होते हैं फूल के वो भाग लेते हैं, मादा जनन अंग जिसे जायांग कहा जाता है और नर जनन अंग जिसे पुष्पांग कहा जाता है। उसमें जो फूल के नर मादा जनन अंग के जो पराग के कण होते हैं वो मादा जनन अंग के डिंब तक पहुंचता है, फिर निषेचन होता है, उसके बाद फूल फल में बदल जाता है। इसके लिए जो सहायक कार्य होते हैं वो मधुमक्खी या फिर कोई भी कीट हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ जानवर जैसे कि बंदर या फिर कृदंत इत्यादि भी हो सकते हैं। हवाएं इत्यादि भी होती है। ये तो जैविक कारण हुए। कुछ पर्यावरणीय कारक, भौतिक कारकों में आप देखें तो हवा या फिर पानी ये सब भी होते हैं जो परागन की वजह बनते हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि मानव भी अब सक्षम हो पाया है, कृत्रिम तरीके से भी परागन कराया जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मानव ने कृत्रिम तरीके से पौधों में परिवर्तन किया और एक ही पौधे में जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं, जिसकी वजह से परागन संबंधी गतिविधियां आसानी से हो जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, इको सेंसिटिव जोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है इको सेंसिटिव जोन के बारे में दिए गए 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार केंद्र पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सूचित कर सकती है। बिल्कुल सही है। पहले कथन में आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस कानून या फिर किस अधिनियम की सहारा ली जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। दूसरा कथन कहता है, इको सेंसिटिव जोन का गठन संरक्षित क्षेत्रों के लिए संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में सेवा करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, कोई नेशनल पार्क होता है या फिर अभ्यारण्य होता है या फिर बायोलॉजिकल क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि उसके आसपास गांव होते हैं या फिर उसके आसपास कुछ गतिविधियों को अनुमति दिया जा सकता है। तो जो पार्क के किनारे किनारे का एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र, उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जा सकता है। जब उसे एक बार इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो इस क्षेत्र को रेगुलेट किया जाता है। जैसे जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि वहां पर आपको ना तो कृषि संबंधी गतिविधि करनी है, ना तो गायों को चराने के लिए लेके जाना है। आसपास के जो लोग होते हैं उनको लकड़ी काटने इत्यादि से भी वहां रोक दिया जाता है। लेकिन यदि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में ये सारी गतिविधियां हो सकती है। यहाँ तक कि रेगुलेशन के आधार पर उद्योगों को भी वहां पर स्थापित किया जा सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि उद्योगों को स्थापित करने के बाद में पर्यावरण को नुकसान ना हो, जैव विविधता का नुकसान ना हो। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है।
तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है इको सेंसिटिव जोन में गतिविधियां निषेधात्मक प्रकृति के बजाय नियामक प्रकृति के हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर निषेध नहीं लगाया जाता है, रोक नहीं लगाई जाती है, यहाँ पर कुछ नियामक प्रकृति के कानूनों को पालन कराया जाता है। कहा जाता है कि आप कुछ कार्यों को कर सकते हैं, कुछ कार्यों को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जानवरों को चराने के लिए अनुमति मिल सकता है, कुछ ऐसे उद्योगों को लगाने के लिए अनुमति मिल सकता है जो हजारदस्त ना हो। तो इन सारी बातों को आप याद रखें। चूंकि आपको यहाँ पर सही कथन पूछा गया था, तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, UNFCCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 जानकारियां दी गई हैं UNFCCC के बारे में, आपको फिर से सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला जानकारी क्या कहता है, UNFCCC को 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रियो अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था, उसके बाद में 3 चीजें अपनाई गई थी, UNFCCC, CBD और UNCCD। तो इनमें से एक जो था वो UNFCCC था, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित था, उसको नियमित करने से संबंधित था। तो इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन कहता है UNFCCC ने पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करने की कार्रवाई के लिए एक ढांचा स्थापित किया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो UNFCCC था इसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि जो ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित रूप से उत्सर्जन किया जा रहा है उसे रेगुलेट करने के लिए एक ढांचा निर्मित किया जाए। देशों को आग्रह किया जाए कि वे अपने अपने स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को किस प्रकार से कम करें ताकि पर्यावरण को और साथ ही पृथ्वी को हम सुरक्षित रहने के लायक बना सकें। इसलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, फ्रेमवर्क अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करते हैं। गलत है। जो UNFCCC है वो बाध्यकारी नहीं है, ये एक गैर बाध्यकारी है। सभी देशों के लिए स्वैच्छिक आधार पर कुछ मानक तय किए गए हैं जिसको पालन करके देशों को अपने अपने देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। चौथा कथन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों ने सम्मेलन की पुष्टि की है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 197 जो सदस्य हैं अभी UN में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, तो सभी ने इसकी पुष्टि कर दी है, तो इसलिए चौथा सही हो जाता है। तीसरा गलत है। जैसे ही आप तीसरे को इलिमिनेट करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई और बात जो आपको जानना चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जानकारी इससे संबंधित था वो सारा हमने आपको बता दिया, आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।